सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम हॉर्नबिल का जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे, चैप्टर नंबर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, उसका लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। और आप और मैं, हम सभी जानते हैं, पहले से जानते हैं कि इस चैप्टर के लास्ट में क्या होने वाला है। वो तो होगा ही, लेकिन उससे पहले भी कुछ दो हमारी इंपॉर्टेंट पोइट्री पोर्शन आएगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और बाकी एक चैप्टर की लेंथ जो है वापस एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को जो राइटर है वो कैसे अपनी प्रतिभा दिखाते हुए चैप्टर को अंत तक लेकर के आता है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं इसमें हमें जो चीज़ मिलने वाली है। द स्टडी एंड डिटरेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर। जैसा कि लास्ट लेक्चर की लास्ट लाइन हमने कश्मीर के बारे में ही पढ़ी थी, तो जिस तरीके से निरंतर हालत खराब हो रही है या परिस्थितियां बिगड़ रही है पॉलिटिकल सिचुएशन की, यानी कि राजनीतिक परिस्थिति जो है कश्मीर की, उसमें डिग्रेडेशन आ रहा है, वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, एक तरफ से हिंसा और उसके बदले दूसरी तरफ से प्रतिहिंसा देखने को मिल रही है। यानी कि काउंटर वायलेंस का मतलब क्या है? इधर से एक पक्ष हिंसा कर रहा है तो उधर से दूसरा पक्ष भी उसके प्रति प्रतिहिंसा कर रहा है, उसके अगेंस्ट हिंसा कर रहा है। हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। और इस पूरी की पूरी चीज का शाहिद साहब पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन टाइम इट बिकम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ हिज वर्क। और एक ऐसा समय आया था जो जितना भी वो लेखन का कार्य करता था उसका मुख्य बिंदु यही बन गया था। यानी कि जो भी वो कृति बना रहा था, जो भी वो रचना कर रहा था, उस रचना का केंद्र बिंदु बन गया था कश्मीर और कश्मीर में होने वाली हिंसा। केंद्र बिंदु बन गया था उसका, है ना। इंडीड, वास्तविकता में, इट कुड बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट इट वॉज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कश्मीर में राइटिंग के विषय पर था। दैट ही क्रिएटेड, कि उसने निर्माण किया, हिज फाइनेस्ट वर्क, अपने सबसे शानदार या अद्भुत कृति का सबसे अच्छा काम। द आयरनी, विडंबना जो थी ऑफ दिस, इस कार्य की, वो ये थी दैट शाहिद वॉज नॉट बाय इंक्लिनेशन अ पॉलिटिकल पोएट, कि शाहिद जो है मूल स्वभाव के रूप में, एक कवि के रूप में, वो बिल्कुल भी उसका झुकाव एक पॉलिटिकल पोएट की तरह नहीं था। यानी कि वो पॉलिटिकल पे या पॉलिटिक्स जो है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, उसका कोई झुकाव नहीं था। या उसका जो कश्मीर के प्रति झुकाव था वो वहाँ की संवेदनशीलता की वजह से था कि कितना सेंसिटिव इलाका हो गया है हिंसा की वजह से, परस्पर घृणा की वजह से। इस वजह से शाहिद ने उस पर लिखा, ना कि इसलिए कि यार पॉलिटिकल मुद्दा है, अभी बहुत चल रहा है पॉलिटिक्स में, मैं इस पर किताब बना दूंगा तो लोग बहुत पढ़ेंगे। ऐसी सोच नहीं थी शाहिद की, वो इस विचारधारा से उसने नहीं लिखी थी, है ना। उसकी विचारधारा जो थी कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोगों की जो संवेदना थी उस समय की, उसको देखते हुए उसने लिखी। आई हर्ड हिम से वंस, मैंने एक बार उसे कहते हुए सुना था, इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, अगर आप किसी अन्य स्थान से हैं, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। आप किसी स्थान से हैं और इसीलिए आप उस जगह के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आपको उस जगह के बारे में नहीं लिखना चाहिए। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर आर्ट, आपको अपने कला की जो है वो कद्र करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। योर फॉर्म यानी कि जिस रूप में आप लिखते हैं, उस रूप की, जिस तरीके से, जो आपकी राइटिंग स्टाइल है, उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए। दैट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या लिखते हैं या किस विषय पर लिखते हैं। एंग्विश्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर्स डेस्टिनी, शाहिद रिजोल्यूटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम दैट कुड सो इजीली हैव बीन हिज। तो एंग्विशली यानी वेदना के साथ, जैसा कि वो कश्मीर के भाग्य को देख रहा था, कश्मीर के भाग्य को मानता था कि कितना वेदनापूर्ण या कितना दुखद भाग्य अभी चल रहा है, शाहिद जो है वो दृढ़ संकल्प से, मजबूती से, रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम, उसने बहुत ही मजबूती के साथ इस अवधारणा को, इस विचार को स्वीकार करने से मना कर दिया था कि भाई वो वहाँ पर कोई विक्टिम के रूप में है। यानी कि उसने अपने आप को कश्मीर में एक प्रताड़ित व्यक्ति मान करके उस दृष्टिकोण से नहीं लिखना चाहता था। उसने इस चीज़ का बहुत
मजबूती के साथ तिरस्कार किया, इस चीज़ को छोड़ दिया कि भाई मैं एक विक्टिम की तरह या विक्टिम के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाऊंगा, दैट कुड सो इजीली हैव बीन हिज, जो कि बहुत आसानी से उसका हो सकता था, जो भूमिका वो निभा सकता था, या जिस भूमिका में अपने आप को रख कर, जिस रोल में अपने आप को सोचकर वो बहुत आसानी से लिख सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शिकार मान करके, विक्टिम मान करके लिखना स्वीकार नहीं किया। Had he done so, उसने ऐसा ही किया। He could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs. He could no doubt, उसे इस बारे में कोई शक नहीं था कि बहुत आसानी से वो एक नियत कार्यक्रम में बन सकता था, टॉक शोज के ऊपर जो लगातार होने वाले कार्यक्रम होते हैं, एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स, न्यूज़ प्रोग्राम का भी वो हिस्सा बन सकता था। बट शायद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, लेकिन उसका जो पेशा था, उसकी जो विचारधारा थी, और जितना वो अपने पेशे का, अपने लेखन कला का सम्मान करता था, उस वजह से शाहिद को इस बारे में कभी कोई डाउट नहीं हुआ। ही वॉज अ पोएट, कि वो एक कवि था। स्कूल्ड इन द फियर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, तो वह स्कूल्ड यानी कि वह शिक्षित हुआ था, उसने शिक्षा ली थी एक उग्र और क्षमा ना करने वाली जो आर्ट है, कला जो है भाषा की, उसके बारे में। क्योंकि भाषा जो है ना, बड़ी बड़ी विनम्र हो सकती है तो बड़ी क्रूर भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। ये शब्द ही तो हैं जो रोते को हंसा देते हैं और हंसते को रुला देते हैं। इसीलिए उसने कहा आर्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की जो कलाकारी है वो जो है वो उग्र भी हो सकती है और किसी को क्षमा ना करने वाली भी हो सकती है। ऑल दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, हालांकि वो सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हुए, ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उसने पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब उसने लिखने का काम किया, तो उसने वो बहुत ही एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था कि दो चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। क्या क्या? पॉलिटिक्स को रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि आपकी जो भी धार्मिक प्रथाएं हैं, जो भी आपके धार्मिक नियम हैं, जो भी आपके धार्मिक करने के काम हैं, कोई प्रार्थना करना चाहता है, कोई नमाज करना चाहता है, कोई अरदास करना चाहता है, तो जो व्यक्ति जो करना चाहे वो करे, उसमें पॉलिटिक्स को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो शायद जो है वो पूरी तरह से चाहता था, मानता था कि पॉलिटिक्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अलग अलग होना चाहिए, और इसी अवधारणा के साथ उसने अपनी राइटिंग की। शाहिद्स गेज was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. शाहिद की जो नज़र है वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं थी इस सेंस में कि भाई वो पॉलिसी और सिचुएशंस को ऐसी टर्म में या इस विधि से, टर्म्स का मतलब हो गया एक तरह से विधियां, उन विधियों से फ्रेम करे, उन विधियों से उनका निर्माण करे कि भाई वो चीज़ें पॉलिटिकल लगने लग जाए। हाँ, कि पॉलिसी या सॉल्यूशन जो बता रहा था वो पॉलिटिकल सेंस में नहीं होनी चाहिए, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, बल्कि बड़े पैमाने पर या खुले विचारों के साथ होनी चाहिए। हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टूवर्ड्स द इंक्लूसिव एंड एक्यूमेनिकल एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग। तो उसका जो विजन था, उसका जो नजरिया था, उसका जो दृष्टिकोण था, टेंडेड, वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ था उसके साथ हमेशा, टूवर्ड्स द इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी कि जिसमें वो सबको शामिल करके चलता था, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, बिलीफ्स, या फिर जो भी आपकी अन्य मान्यताएं हैं, उन सब अलग अलग विचारधारा के लोगों को वो एक साथ मान करके चलता था, अलग नहीं मानता था। एंड एस्यूमेनिकल यानी सबको शामिल करने वाला, एन आउटलुक ऐसा नजरिया, ऐसा दृष्टिकोण उसका था, दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, जो उसे प्राप्त हुआ था या उसे मिला था अपनी अपब्रिंगिंग के समय, यानी जब उसके माता पिता या शुरुआती तौर पर जब उसका पालन पोषण बड़ा किया जा रहा था उसके माता पिता के द्वारा और वो उम्र में बढ़ रहा था, तो उस बढ़ते समय ही इस तरह की विचारधारा को वो स्वीकार कर चुका था कि भाई एक व्यक्ति जो है उसे कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, कि सभी को साथ लेकर या सभी को साथ मानने की जो विचारधारा है उस विचारधारा से उसे काम करना चाहिए। ही स्पोक ऑफन ऑफ अ टाइम इन हिज चाइल्डहुड, वो अक्सर बात करता था उस समय की जो उसके बचपन से संबंधित था, व्हेन ही हैड बीन सीज्ड
बाय द डिजायर टू क्रिएट अ स्मॉल हिंदू टेम्पल, कि वो इस विचार से जकड़ा हुआ था कि वो हमेशा से एक छोटा सा हिंदुओं का मंदिर या हिंदू टेम्पल बनाना चाहता था इन हिज रूम, अपने कमरे में, इन श्रीनगर, जो कि श्रीनगर कश्मीर में था। एक मुस्लिम व्यक्ति अगर इस तरह की विचारधारा रखता है तो आप सोच सकते हो कि वो कितना उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होगा, जो किसी को भी अपनी विचारधारा से अलग नहीं मानता, सभी को अपना मानता है। यहाँ तक कि जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल में भी यही चीज़ बताई गई है। ही वॉज इनिशियली हेजिटेटेड, प्रारंभिक तौर पर वो थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा सा हेजिटेंट था, थोड़ा सा हिचकिचाने वाला व्यक्ति था, टू टेल हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को कैसे बताए। बट व्हेन ही डिड दे रेस्पॉन्डेड, लेकिन जब शाहिद ने अपने माता पिता को ये बात बताई तो उन्होंने उस बात को प्रतिक्रिया दी, अपनी बात, उसकी बात पर जवाब दिया, विद एन एंथुसिज्म इक्वल टू हिज ओन, उतने उत्साह के साथ जितना उत्साहित शाहिद खुद था। इक्वल टू हिज ओन यानी जितना उत्साह शाहिद में था उतना ही उत्साह के साथ उसके माता पिता ने उसको जवाब दिया। हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज, उसकी माँ ने उसे मूर्तियां ला कर दी, एंड अदर अकाउंटमेंट्स, एंड फॉर अ वाइल ही वॉज एसिड्यूस, अदर अकाउंटमेंट्स यानी दूसरी चीजें जो भी पूजा के लिए चाहिए होती है वो सब, एंड फॉर अ वाइल और कुछ समय के लिए, ही वॉज एसिड्यूस का मतलब होता है ध्यान देने लगा था, इन कंडक्टिंग पूजास, पूजा करने में, एट दिस श्रीन, इस मंदिर के अंदर। दिस वॉज अ फेमस स्टोरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। वेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फेनेटिज्म ही सेड टू मी वंस, जब भी लोग मुझसे बात करते थे मुस्लिम कट्टरपंथ के बारे में, कि मुस्लिम जो होते हैं बहुत ही कट्टरपंथी होते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प मी मेक अ टेम्पल इन माई रूम, तो मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे मेरी माँ ने सहायता की मेरे कमरे में एक मंदिर बनाने में। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है चलते फिरते अगर किसी मुस्लिम पर अगर आरोप लगा देता है कि भाई तुम तो कट्टरपंथी हो, तुम तो कट्टरपंथी होते हो, तो उसमें शाहिद कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा मुझ पे कोई भी आरोप लगाता था तो मैं एक सीधे तौर पर ये बात कह देता था कि भैया मेरी माँ ने बचपन में मुझे मंदिर बना करके घर में पूजा करने की भी अनुमति दे रखी थी, यहाँ तक कि उन्होंने ही मेरी मदद की थी मंदिर बनाने में। ठीक है गाइस, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है जिस तरीके से शाहिद के साथ होता था, वो अपनी एक घटना को बता रहे हैं। I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. एक बार मैंने ये टिप्पणी कर दी थी शाहिद पर कि वो सबसे नज़दीकी या सबसे घनिष्ठ है जो कि कश्मीर से है और राष्ट्रीय कवि के रूप में है। ही शॉट बैक, और इस बात पे गुस्से से उसने वापस मुझे जवाब दिया, अ नेशनल पोएट मे बी, एक राष्ट्रीय कवि शायद, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोएट, लेकिन मैं एक राष्ट्रवादी कवि नहीं हूँ, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय कवि, और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, राष्ट्रवादी कवि, है ना। राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी में अंतर होता है। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का जो कवि, और राष्ट्रवादी यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो विचारधारा में राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हो। प्लीज नोट दैट, कृपया ऐसा मत करो। इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जो टाइटल पोएम है जिसका नाम है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, अ पोएट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ अ फॉलन मिनारेट। तो उस कविता के अंदर एक ऐसे पोएट की व्याख्या की गई है जो लौट करके कश्मीर आता है, टू फाइंड द कीपर, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, ऑफ अ फॉलन मिनारेट, जो गिरती हुई मीनारों की रक्षा करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मीनारों को गिरने नहीं देता, गिरने से उनकी रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति की खोज में कवि जो है वापस कश्मीर आता है, ऐसा इस कविता में सजेस्ट किया गया था। नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग्स फिनिश, कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आई सी हिज वॉइस अगेन, दैट्स अ श्रिन, मैं उस आवाज को फिर से देखूंगा, देखूंगा मतलब सुनूंगा, या उस आवाज से वापस रूबरू होऊंगा। दिस इज अ श्रिन, ये एक मंदिर है, ऑफ वर्ड्स, शब्दों का। यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी, तुम मेरे प्रति जो तुमने लेटर्स लिखे थे उन्हें तुम प्राप्त करोगे, एंड माइन टू यू, और तुम उन पत्रों को भी प्राप्त करोगे जो मैंने तुम्हें लिखे हैं। कम सन एंड टीयर ओपन दीज वैनिश्ड एनवलप्स, आओ बेटे और आकर के फाड़ करके खोल दो इन सब गायब हुए
लिफाफों को। दिस इज एंड आर्चीव, ये एक आर्चीव है, अभिलेखागार है जहां पर सारे पत्र इत्यादि रखे हुए हैं। आई हैव फाउंड द रिमेन्स, और मुझे कुछ बचे कुचे पत्र ही यहाँ पर मिले हैं। ऑफ हिज वॉइस, जो उसकी आवाज़ के हैं। द मैप ऑफ लॉगिंग्स विथ नो लिमिट, वो मैप्स जिनमें सारी की सारी इच्छाएं भरी हुई है, ऐसी इच्छाएं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि सी हिज वॉइस अगेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि शायद आप लोगों को महसूस किया होगा आपने कभी, आपके किसी दोस्त का मैसेज जिससे आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अगर उसका कभी मैसेज आता है और आप उसे पढ़ते हैं ना, तो आप कभी ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी आवाज़ आपको कानों में सुनाई दे रही है और आपको पता चल रहा है कि उसने किस टोन में वो मैसेज लिखा है। ये साइकोलॉजिकली होता है, कभी करके देखना कि आप जब भी कोई रैंडमली पढ़ रहे होंगे ना कोई चीज़, तो जिस व्यक्ति से आपका ज़्यादा संपर्क रहता है उसकी आवाज़ आपके कानों में आपको सुनाई देती है। इसलिए यहाँ कहा गया हियर हिज वॉइस, है ना, सी हिज वॉइस इसलिए कहा गया क्योंकि पत्र अगर वो उसके पढ़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि वह व्यक्ति खुद ही बोल करके सारी बात मुझे सुना रहा है। तो आओ इनको खोल करके देखें, और एक बंद पड़ा हुआ पोस्ट ऑफिस है उसके बारे में है। इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड, जब वह इस तरीके का वर्णन करता है अपनी होमलैंड का मतलब होता है मातृभूमि कह सकते हो, है ना, प्रॉपर वर्ड तो होमलैंड के लिए हिंदी में यही हो सकता है। ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस दैट वर स्पिनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, बोथ शाहिद एंड शाहिद, विटनेस एंड मार्टियर, हिज डेस्टिनी inextricably linked with Kashmir's, each prefigured by the other। अब यहां पर क्या है, दो लोग हैं, अप्रेसर और अप्रेस्ड। तो ये कहता है कि मारने वाला जो है वो भी शाहिद है और मरने वाला जो है वो भी शाहिद है। इस तरह की एक बात हो रही है। चलो इसको समझते हैं। वह स्वयं जो है वो एक छवि बन गया है, दैट वाज स्पिनिंग, जो कि बुन रहा है अराउंड द डार्क पॉइंट, बहुत ही गहरे अंधकार भरे बिंदुओं के अंदर। जो किस तरह का अंधकार भरा बिंदु है, स्टिलनेस का, शांति या खामोशी का। बोथ, दोनों, शाहिद एंड शाहिद, यानी कि पहला शाहिद और दूसरा शाहिद, विटनेस एंड मार्टियर, विटनेस का मतलब जो गवाह या साक्षी भी है और दूसरा वो शहीद भी स्वयं ही है। हिज डेस्टिनी इनएक्सट्रिकेबली, उसका भाग्य जो है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न रूप से, लिंक्ड विथ कश्मीर, उसका भाग्य अभिन्न अंग से या अभिन्न रूप से कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है। ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर्स, और प्रत्येक जो उसका भाग्य में जो कुछ होना है, ऐसे लगता है कि वह पहले ही उन सारी चीज़ों की जानकारी ले चुका है, या जो कुछ हालात हैं वो सब उसे पहले ही बता रहे हैं कि क्या होगा बाय द अदर, यानी कि एक घटना से दूसरी घटना, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी घटना को वो पहले ही जान पा रहा है, क्योंकि उसका भाग्य और कश्मीर का भाग्य जो है वो जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर, मैं मरूंगा पतझड़ के मौसम में कश्मीर में। एंड द शैडोड रूटीन ऑफ ईच वेन, और जो अंधकार से भरे हुए जो रूटीन है हर एक वेन, नब्ज या नाड़ी के, विल ऑलमोस्ट बी न्यूज़, वो सारी चीज़ें लगभग खबर होंगी। द ब्लड सेंसर्ड, और खून जो है उसकी जांच होगी। फॉर द सेफ्रन सन एंड द टाइम्स ऑफ रेन, उस सेफ्रन से, सेफ्रन करण के यानी कि केसरिया रंग का जो सूर्य है उससे, एंड टाइम्स ऑफ रेन, और बरसात की समय जो है उससे, यानी कि कुल मिलाकर के इससे वो बताना चाहता है कि मैं अपना अंतिम समय जो है वो कश्मीर में ही बिताना चाहता हूँ। अमंग माई नोट्स इज अ रिकॉर्ड, मेरे नोट्स के बीच में एक रिकॉर्ड है ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्जेशन ऑन 5 मई, जिसमें एक टेलीफोन पे हम दोनों की जो बात हुई थी 5 मई को, उसके मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। बताया था ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि उस दिन से मैंने जो भी हमारे बीच में बात होती है उसके नोट्स बनाना शुरू कर दिया ताकि बाद में उसकी कहानी लिखने में आसानी हो। द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट, एक दिन पहले जब वो हॉस्पिटल गया था कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए, अ स्कैन, उसे अपनी स्कैनिंग करवानी थी, अंदर की जांच करवानी थी। दैट वॉज एक्सेप्टेड टू रिवील वेदर और नॉट द कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी, कि वो ये उस जांच से ये पता चलने वाला था हमें कि भाई
कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी जो है, जो कैंसर की चिकित्सा का कोर्स है, वो करना है या नहीं करना है, दैट ही वॉज देन अंडर गोइंग हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, कि वो अंडर गोइंग यानी कि जब वो उस कीमोथेरेपी से निकलेगा तो उसे क्या डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि जो इच्छित परिणाम है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या प्रभाव, कीमोथेरेपी से कुछ उसको लाभ या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज, और बाकी की दूसरी जो विकल्प हैं हमारे पास और कौन सी थेरेपी हम ले सकते हैं, एंड कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट, और किस तरह के इलाज के अलग अलग कोर्सेज दवाइयां हम ले सकते हैं, हैड बीन पुट ऑफ, उन्हें रोक दिया जाना चाहिए अंटिल दिस रिपोर्ट, जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं आ जाती। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होने वाली थी जिससे इनको आगे पता चलने वाला था कि अब आगे करना क्या है। द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30, और ये स्कैन जो होना था इसका समय तय किया गया 2:30 बजे का, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम्स, मैंने उसके नंबर पे फोन किया सैकड़ों बार। इन द लेट आफ्टरनून के टाइम में, अर्ली इवनिंग, और शाम के शुरुआती समय में। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, और किसी ने जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह मैंने फिर फोन किया, एंड दिस टाइम ही आंसर्ड, और इस बार उसने फोन का जवाब दिया। देयर वर नो प्रियम्बल्स, उसने कोई प्रस्तावना नहीं रखी, मतलब उसने कि बड़ी बड़ी बातें करके, जैसे होता है ना कि मेन मुद्दे की बात पे आ गया वो सीधा, फालतू उस मेन मुद्दे की बात के चारों तरफ उसने शहद लपेटने की कोशिश नहीं की। ही सैड, उसने कहा, लिसन अमिताभ, सुनो अमिताभ, द न्यूज इज नॉट गुड एट ऑल, समाचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन नाउ, बेसिकली यानी कि मूल रूप से अब वो मेरी सारी दवाइयां रोक देने वाले हैं, अब वो मुझे कोई दवाई या कोई चिकित्सा नहीं देने वाले। द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, कीमोथेरेपी हो चाहे और बाकी की जो इलाज या अदर थेरेपीज या मेडिसिन हैं, कोर्स ऑफ मेडिसिन जो है वो सब बंद करने वाले हैं। दे गिव मी अ ईयर और लेस, वो मुझे 1 साल या उससे कम समय देंगे। दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग वेल, उन्होंने ये शंका जताई है, उन्होंने ये शक बताया है कि उन्हें सस्पेक्ट हो रहा है, वो इस चीज़ को जान पा रहे हैं कि मेरा शरीर जो है वो अब सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब इलाज दवाई लेने पर जैसे मेरे शरीर को प्रतिक्रिया करनी चाहिए वैसे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। नॉट रेस्पॉन्डिंग का मतलब मेरे शरीर में अब कोई सुधार नहीं हो रहा है, और वैसे रेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। वेल खैर सॉरी, रेस्पॉन्डिंग वेल, अच्छी तरीके से प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है या सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, और इसका कारण है जैसा कि मैं दिखता हूं। दे विल गिव मी सम रेडिएशन अ लिटिल लेटर, वो थोड़ा रुक करके मुझे कुछ रेडिएशन देंगे, विकिरण बोलते हैं हिंदी के अंदर। बट दे सैड देयर वॉज नॉट मच होप, लेकिन वे कहते हैं कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। डेज्ड, चकित हुआ सा, स्टेयरिंग ब्लैंकली, घूर घूर के देखता हुआ, ब्लैंकली मतलब मैं बस कुछ देख रहा हूं लेकिन एक्चुअली जो देख रहा हूं वो कुछ नहीं देख रहा, मेरी आंखें ब्लर हैं लेकिन बस एक तरफ एक जगह घूरे जा रहा हूं, उस तरह की स्थिति जो है वो हो रही है। एट माई डेस्क, अपनी डेस्क की ओर, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद, अब तुम क्या करोगे शाहिद। आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई, इस पर शाहिद पलट के कहता है, मैं वापस कश्मीर जाना चाहूंगा मरने के लिए। हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड, उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी और उसकी आवाज में कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो थोड़ा सा भी परेशान है इस चीज को लेके। नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, सेटल माई विल एंड ऑल दैट, अब मुझे अपना पासपोर्ट लाना होगा और अपनी विल को सेटल करना होगा ना। विल का मतलब वैसे इच्छा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, वसीहत, वसीयत होता है, वसीहत होता है, देख लेना एक बार। एंड ऑल दैट, और वही सब। आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मेस, मैं कोई गड़बड़ नहीं छोड़ना चाहता कि मेरे पीछे से लोग आपस में लड़ें। फॉर माई सिबलिंग्स, मेरे भाई बहनों के लिए। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, लेकिन इसके बाद मैं कश्मीर जाना चाहूंगा। इट्स स्टिल मच अ फेडरल सिस्टम, यहाँ पर वहाँ पर अभी भी काफ़ी फेडरल सिस्टम है देयर वहाँ, एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट, और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। एंड माई फादर इज़ देयर टू, और मेरे पिता भी वहीं हैं। एनी वे खैर, आई डोंट वॉन्ट माई सिबलिंग टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड्स लाइक वी हैड टू विथ माई मदर, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहनों को वापस यात्रा करनी पड़े बाद में, जैसे कि हमें करनी पड़ी थी मेरी माता की मृत्यु के समय पर। लेटर, बाद में, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजंस, प्रशासनिक और दूसरे कारणों की वजह से ही चेंज हिज माइंड, उसने अपना विचार, अपना मन बदल लिया कि चलो कश्मीर नहीं जाते। अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर, कश्मीर लौटने के बारे में। ही वॉज कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, वह बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा था।
है ना। वैसे कंटेंट का मतलब विषय वस्तु होता है, पढ़ने लिखने के मामले में कंटेंट आया कि नहीं आया, कंटेंट ऐड हुआ कि नहीं हुआ, अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर संतुष्ट है, वो बहुत ही संतुष्ट था टू बी लेड टू रेस्ट, कि उसे दफना दिया जाएगा इन नॉर्थहैम्पटन में, इन द विसिनिटी ऑफ एमहर्स्ट, जो एमहर्स्ट के पास में है, अ टाउन, एक ऐसा शहर, सेक्रेड टू मेमोरी ऑफ हिज बिलविड, जो कि बहुत ही पवित्र था उन यादों से, जो उसकी प्यारी एमिली डिकिंसन थी उसकी यादों से भरा हुआ था, है ना। तो वहां पर उसे दफना दिया जाएगा। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, या मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये कोई एक्सीडेंट था, ये अचानक से हुई कोई घटना नहीं थी कि उसका दिमाग अचानक से कश्मीर की ओर मुड़ गया जैसे ही उसने मृत्यु की बात की। क्योंकि मृत्यु की बात करते ही उसने कश्मीर मरना, ठीक है यार कश्मीर जाके मरेंगे, क्या दिक्कत है। ऑलरेडी इन हिज पोएटिक इमेजिनरी, पहले ही वो अपनी कवि वाली जो इमेजिनरी है ना, यानी कि पोएटिक इमेजिनरी डेथ जो है उसकी, एक कवि जो है वो हर चीज के बारे में सोचता है, यहां तक कि वो ऐसे ऐसे लोगों की मृत्यु के बारे में भी सोच लेता है जिनसे वो कहते हैं ना बेतहाशा प्यार करता है, चाहे उसके माता पिता हों, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बच्चे हों, वो हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा हर विचार करता है। और उसी से, वहीं से कहीं ना कहीं जब उसे खुशी लिखनी होती है या उसे दुख लिखना होता है, वहीं से शब्द, वहीं से विचार, वहीं से सीन मिलते हैं कि यार किसी का दुख होगा तो कैसा दुख होगा वो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब वो अपनी कवि वाली इमेजिनरी यानी कि कल्पनाओं में, कवि की कल्पनाओं में जब वो मृत्यु को देखता है, तब वो कश्मीर की बात करता है। एंड शाहिद हैड बिकम सो क्लोजली ओवरलेड एज टू बी इनसेपरेबल। और शाहिद जो है वो बहुत ही ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा था, ओवरलेड हो रहा था, ऐसे कि जैसे कि उसे कश्मीर से अलग ही नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल, जैसे कि वो और कश्मीर एक ही हूं, वो और कश्मीर अलग अलग नहीं है। लाइक ओल्ड फोटोग्राफ, जैसे पुरानी फोटोग्राफ्स दैट हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन, जो बरसात की वजह से पिघल के एक दूसरे से चिपक गई है। पुरानी ऐसी फोटोज देखोगे ना, उनको साइड में करोगे तो फटेंगी, वो अलग तो नहीं हो सकती, हम ऐसे सेपरेबल। यस आई रिमेंबर इट, हाँ ये मुझे याद है। द डे आई डाई, वो दिन जब मैं मरूंगा। आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन, उस दिन पहले ही जो लाल रंग का सूर्य है वो पहले ही बता देगा कि आज मेरी मृत्यु का दिन है। So long ago of that sky, it's spread air, बहुत पहले ही ये आसमान बता देगा, इसकी फैलती हुई हवा बता देगी। It's rushing dyes, और इसके फैलते हुए रंग बता देंगे अलग अलग। And a piece of earth bleeding, और जमीन का एक हिस्सा रक्त रंजित होता हुआ या रक्त स्त्राव होता हुआ, जिसका खून बहता होगा, वो दिखाई देगा। Apart from the shore, जो बिल्कुल ही किनारे से अलग होगा। As we went, जैसा कि हम जाते हैं, on the day I'll die, उस दिन जब मैं मरूंगा। Post the guards, and he, keeper of the world's last saffron, और वह यानी post the guards जो समुद्र तटों की रक्षा करने वाले हैं और इस संसार के आखिरी सैफरन की रक्षा करने वाले हैं, उसका ध्यान रखने वाले हैं। रोव्ड मी, वो नावों की पंक्तियां लगा देंगे मेरे सामने। ऑन एन आइलैंड द साइज ऑफ अ ग्रेव, उस आइलैंड पर, उस तट, उस क्या कहते हैं, उस द्वीप पर, जो कि केवल कितना बड़ा होगा, मेरी कब्र जितने आकार का होगा, यानी कि सभी लोग मेरे आसपास वहां पर खड़े होंगे। ऑन 2 yards ही रोव्ड मी इनटू द सनसेट, 2 गज जहां मैं होऊंगा उस सूर्यास्त में। पास्ट ऑल पेन, सारे दर्द से गुजर चुका हुआ। ऑन एवरीवन्स लिप्स वॉज न्यूज ऑफ माई डेथ, जहां सभी के होठों पर मेरी मौत की खबर होगी। बट ओनली दैट बिलवेड कपलेट ब्रोकन, लेकिन केवल वे 2 बिलवेड कपलेट जो है, यानी कि द्विपदी 2 लाइनें जो होती है ना, उसको कपलेट कहा जाता है। ठीक है, कविता के अंदर 2 लाइनों का जो जोड़ा होता है उसे कपलेट कहा जाता है। कपलेट ब्रोकन, वो उसके मुंह से निकलेंगे। ऑन हिज, उसके। इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। अगर इस पूरी पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। किसके लिए कहा ये बात? कश्मीर के लिए कही।
दिस जो है यहाँ पर कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है कि इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो स्वर्ग यहीं है, यहीं है, यहीं है, क्योंकि वह चाहता था कि मृत्यु के समय में कश्मीर जाए, वहीं जाके दफन हो और केसरिया रंग का सूरज देखे, सैफरन देखे, अलग अलग रंगों को देखे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। द लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद वॉज ऑन 27 अक्टूबर। आखिरी बार जब मैंने शाहिद को देखा तो ये 27 अक्टूबर का दिन था। एट हिज ब्रदर्स हाउस, उसके भाई के घर पे, इन एमहर्स्ट के अंदर। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स एंड देयर वर मूवमेंट्स व्हेन ही टॉक्ड जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट। वो थोड़ा सा रुक रुक करके बोल रहा था, लेकिन बातचीत एबल टू कन्वर्स यानी बात करने के योग्य था, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर बात करने के, एकदम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना फ्लुएंटली, वैसे फ्लुएंटली नहीं बोल रहा था, लगातार नहीं बोल रहा था, थोड़ा रुक रुक कर बोल रहा था। एंड देयर वर मोमेंट्स, और कई बार ऐसे क्षण भी आते थे तब हम बिल्कुल वैसे ही बात करते थे जैसे हम अपने भूतकाल में बात किया करते थे। ही वॉज अवेयर, वो इस बात से जागरूक था, एज ही हैड लॉन्ग बीन, कि कितना लंबा समय है, ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड, उसकी आती हुई मृत्यु का, यानी वह पहले से जानता था कि अब मेरे पास कितना वक्त और है और कितने समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी। एंड ही हैड मेड हिज पीस, और इस तरीके से उसने अपनी आने वाली मृत्यु के साथ, विथ इट का मतलब क्या है, आने वाली एंड के साथ, मृत्यु के साथ शांति स्थापित कर ली थी कि हाँ भाई तुम आ जाना, मुझे मार देना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो उस तरीके से वो उसे स्वीकार कर चुका था, वह उसके लिए सहज हो चुका था। आई सॉ नो ट्रेस ऑफ एंग्विश और कॉन्फ्लिक्ट, मैंने ना तो कोई ऐसा चिन्ह देखा जिससे मेरे को ऐसा लगे कि वो दुखी है, और ना ही ऐसा कि उसके मन में कोई प्रतिद्वंद चल रहा है, ऐसा कि भाई काश मैं जी लूँ, काश बच जाऊँ, काश कुछ चमत्कार हो जाए कि ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी आती हुई मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार कर चुका था। सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली, चारों तरफ से अपने परिवार के प्यार से घिरा हुआ, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के प्यार से। ही वॉज काम, वो बिल्कुल शांत था। कंटेंटेड, तो ये देखो कंटेंट आया था ना पहले भी, थोड़ी देर पहले भी, वो पूरी तरह से क्या था, संतुष्ट था। एट पीस, शांति में। ही हैड सेड टू मी वंस, उसने एक बार मुझसे कहा था, आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर इन द आफ्टर लाइफ। मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे इस विचार से बहुत प्यार है कि मैं अपनी माँ से मिलूंगा अपनी मृत्यु के बाद। इफ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, यदि कोई आफ्टर लाइफ होती है, या अगर मौत के बाद की कुछ सच्चाई है कि आप सभी लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, तो उसको लगता है कि मैं भी जाकर के अपनी माँ से मिलूंगा। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर, और मेरे में इस बात की समझ है जैसा कि मेरी मृत्यु नियर है, बहुत मेरे करीब आ रही है। दिस वॉज हिज सुप्रीम कॉन्सोलेशन, ये उसके लिए सबसे बड़ी सांत्वना थी। ही डाइड पीसफुली, उसकी मृत्यु हो गई शांतिपूर्वक। इन हिज स्लीप, जब वो सोया हुआ था नींद में ही। एट 2 AM, सुबह 2 बजे, यानी मध्य रात्रि के बाद के 2 बजे, 8 दिसंबर को। नाउ हिज एब्सेंस, अब जब उसकी अनुपस्थिति है, आई एम अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूं, दैट सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप हैज रिजल्टेड इन सो वास्ट एंड वाइड, कि एक बहुत ही छोटे से समय के लिए जो हमारी दोस्ती थी वो अब बदल गई है और इतना वास्ट, इतना फैला हुआ खालीपन छोड़ गई। दोस्त यार दोस्त रहे भी तो कितने साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल दोस्त रहे, लेकिन इस जगह आकर के अगर दोस्त की मृत्यु हो जाती है और उस समय आप गलती से 35 साल के हो और भगवान ने अगर आपकी आयु 100 साल रखी है, तो गड़बड़ ये है कि 65 साल उन यादों के साथ जीना है जो यादें इन 7, 10 या 15 सालों में जी। इसलिए यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया गया वास्ट, और इसलिए यहाँ पर इस वर्ड का किया गया ब्रीफ, कि दोस्ती का जो समय था वो तो बहुत कम था, लेकिन अब अकेले मुझे जितना चलना पड़ेगा वो समय बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा चौड़ा वो समय है जो कि वॉइड में बीतेगा, एक खालीपन में बीतेगा तुम्हारे बिना। ऑफन, अक्सर, व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम, जब भी मैं अपने लिविंग रूम में जाता हूँ, आई रिमेंबर हिज प्रेजेंस देयर, मैं महसूस करता हूँ, मैं याद करता हूँ उसकी उपस्थिति वहाँ। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, ऑन द नाइट, उस रात, व्हेन ही रीड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड, जब उसने अपनी अंतिम विदाई इस संसार को कही थी, और वो अंतिम विदाई के शब्द ये थे मिस्टर शाहिद के। इन शब्दों में उसने अंतिम रूप से विदा कहा था इस पूरे संसार को। आई ड्रीम आई एम एट द गेट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मैं स्वप्न देखता हूँ, मैं सपना देखता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं इस संसार के अंतिम छोर पर,
जिसे हम घाट कहते हैं, अंतिम छोर पर खड़ा हूं, जो इस एकमात्र संसार का यहां से बाहर जाने के लिए एकमात्र जो घाट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु। मैं उस मृत्यु के समीप या समक्ष खड़ा हूं, ऐसा मैं कल्पना करता हूं, ऐसे में सपना देखता हूं। तो आई होप गाइस लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने ज़्यादा हंसी मजाक भी नहीं की, ज़्यादा बातें भी नहीं की, इज्जत से पढ़ा, तरीके से पढ़ा, ताकि ये जो जीस्ट है, ये जो लास्ट का जो टाइम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। दोनों पोएट्रीज जो हैं वो बहुत कुछ बताती है शाहिद के बारे में। उसकी लाइफ स्टोरी जो है वो तो है ही, वो तो एक डेटाबेस क्वेश्चन जो बनना है, वो तो टेक्सचुअल क्वेश्चन तो उसी में से बनना है। लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है। अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भरमार है, यहाँ पर किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से इस चैप्टर को देखिए, समझिए, पढ़िए, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलते हैं। आप लोगों को आपका होमवर्क देना है, तो होमवर्क यही है कि आप मुझे कोई भी ऐसे 15 वर्ड्स दीजिए कमेंट बॉक्स में। कितने वर्ड्स? 15 वर्ड्स विथ मीनिंग, उनके अर्थ के साथ, जो आपने इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम सुने हैं। बस इतना सा काम। कोई भी ऐसे 15 वर्ड और उनके मीनिंग्स जो आपने अब तक फर्स्ट टाइम ही सुने हैं, पहली बार ही सुने। मुझे पता है चैप्टर में इतनी वोकेबलरी है कि अगर मैं 15 के 50 भी लिखूंगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, 50 नहीं करूंगा। 15 वर्ड्स, जस्ट 15 वर्ड्स दे दीजिए मुझे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन कौन से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं रेगुलर मेरे लेक्चर देखते हैं, जो काम दिया जाता है उसे रेगुलरली करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कनेक्ट हुए हुए हैं मुझसे या मुझसे कनेक्ट अपने आप को फील करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।